हेलो गाइस, मैं प्रदीप सागर और आज आपको फिफ्थ क्लास का एक चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम है राख की रस्सी। ये हिंदी की किताब का आपका पहला चैप्टर है, ठीक है। और ये आज ही मैंने चैप्टर शुरू किया है, एनसीईआरटी की बुक का है ये। तो आइए आज हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा ये। अगर कुछ समझ ना आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये आपको समझ नहीं आता है तो वैसे तो मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे, ठीक है। लोनपोगार एक तिब्बत के 32वें राजा थे जो कि सोनगवसेन गाम्पो के मंत्री थे, मतलब एक जगह का नाम है, वहाँ के वो मंत्री थे। और ये तिब्बत की बात हो रही है शायद, वहाँ पे कुछ इस तरह के ही नाम दिए जाते हैं। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। मतलब वो हाजिर जवाबी, मतलब कोई भी उनके सामने हाजिर होता था तो अच्छे से अच्छा उसका जवाब देते थे अपनी चालाकी से, ठीक है। कोई उनके सामने टिकता न था, चैन से ज़िंदगी चल रही थी। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। कारण यह था कि वह बहुत भोला था, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। लोनपोगार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। अब वो क्या करते हैं, फिर यहाँ से पढ़ते हैं। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं है। इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। उसके बाद लोनपोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, ठीक है। मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। वह बोलती है, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो। लोनपोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल दूंगी। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस भेज दिया। उसके बाद लोनपोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह जा बैठा। ना जाने क्यों उसे यकीन था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की आई, उससे उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिता मुझे घर से नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़ों के सींग काट लिए, उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपोगार के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या होता है, यहाँ से पढ़ते हैं। भेड़ें और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपोगार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपोगार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सिर समेत लोनपोगार के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गंवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रख दिया। धूमधाम से उनकी शादी हो गई, ठीक है। तो ये इस तरीके से पेंटिंग बनाई गई है। ये लोनपोगार का बेटा है, ये भेड़ें हैं ये वाली, और ये लड़की है।
ये लड़की है जिसने उसकी सहायता की और उससे ही शादी करी उसके राजा ने। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें कुछ अलग से कुछ दिया हुआ है पढ़ने के लिए, जैसे कि हम देखते हैं। भोला भाला, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ये है, तुम्हारे विचार से वे किन बातों में के बारे में सोचकर परेशान होते थे, और सेकंड है, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती। तो ये क्वेश्चन पूछे हैं इसके बेस पर, जो ऊपर हमने पढ़ाया है उसके बेस पर आपको अपने माइंड से सोचकर इसके आंसर लिखने हैं। ठीक है, इसके उत्तर लिखने हैं। नेक्स्ट है, शहर की तरफ, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो इसके बेस पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था, ये क्वेश्चन पूछा गया है, या आपको उसमें आंसर देना ऊपर से ढूंढकर। उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हारे घर के बड़े लोग पहले कहाँ रहते थे, घर में पता करो। आस पड़ोस में भी किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में पता करो जो किसी दूसरी जगह जाकर बस गया हो। उनसे बातचीत करो और जानने की कोशिश करो कि क्या वे अपने निर्णय से खुश हैं और क्यों। एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चे से बात करो। यह भी पूछो कि उन्होंने यह जगह क्यों छोड़ दी थी। तो ये पूछना है आपको अपने घर में या अपने आस पड़ोस में, और इसके बेस पर इसका आंसर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू भी बनाया जाता है और सूखा भूनकर भी खाया जाता है। अपने घर में और स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम बताओ। जैसे कि इसमें ये दिया हुआ है गेहूँ, और दूसरा दिया हुआ है जौ। तो इसी तरीके से और भी जिन भी अनाजों के बारे में आप जानते हैं यहाँ पे खाली स्थानों में भरने हैं आपको। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, गेहूँ और जौ अनाज होते हैं, और ये 3 शब्द संज्ञा हैं, गेहूँ और जौ। ये तीनों शब्द संज्ञा हैं, गेहूँ और जौ। अलग अलग किस्म के अनाजों के नाम हैं। ठीक है, इसीलिए ये दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा उसे बोलते हैं जिसका खुद का नाम हो, उसके जैसा कोई और ना हो। ठीक है, मतलब हो सकता है, लेकिन अगर मेरे मन में आया कि गेहूँ है, तो गेहूँ कैसा होता है वो मेरी माइंड में आ जाएगा, तो उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मोहन है, तुम्हारा दोस्त है, अगर मैंने मोहन का नाम दिया, तुम्हारे माइंड में अपना आप उसकी शक्ल आ जाएगी कि हाँ भाई मोहन तो वो है या मोहित वो है। ठीक है, ऐसे ही इसको व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। नेक्स्ट है, अनाज जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अनाज एक जातिवाचक संज्ञा है। अनाज मतलब अनाज तो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत सारा भी हो सकता है। तो अनाज में बहुत सारे अनाज आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूँ हो गया, जौ हो गया, और भी हो सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार रिमझिम व्यक्तिगत संज्ञा है। रिमझिम जैसे बारिश बरसती है। ठीक है, रिमझिम बारिश होते हुए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि रिमझिम मोस्टली एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। मतलब पाठ्य पुस्तक मतलब जिसमें एक पुस्तक में बहुत सारे पाठ हों, उसको पाठ्य पुस्तक बोलते हैं। उसको बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, यानी कि किसी की जाति बता रहे हैं। जाति का मतलब एक ही समुदाय में सेम ही कास्ट के चीज़ें मिलना। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। नीचे दी गई संख्याओं का वर्गीकरण इन 2 प्रकार की संख्याओं में करें। जैसे ऊपर दी गई हैं व्यक्तिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या। तो इसमें से आपको ढूंढ कर लिखना है कि जातिवाचक संख्या इनमें से कौन कौन सी हैं और व्यक्तिवाचक संख्या इनमें से कौन कौन सी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ऊपर लिखी हर जातिवाचक संख्या के लिए 3 व्यक्तिवाचक संख्याएं खुद सोचकर बताओ। ठीक है, ये भी आपको खुद करना है। जातिवाचक संख्या कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संख्या कौन सी होती हैं, उनके लिए 3 व्यक्तिवाचक संख्याएं खुद सोचकर बतानी है। ठीक है, इस लड़की नेक्स्ट है, तुम शहर मैं सवा शहर। ठीक है, इस लड़की का तो सभी लोहा मान गए, थाना सचुच नहले पे दहला, तुम्हें भी यही करना होगा। नेक्स्ट है, तुम ऐसा कोई काम ढूंढो जिसे करने के लिए सूझबूझ की ज़रूरत हो। सूझ मतलब ज़्यादा सोचने समझने की ज़रूरत पड़े, और उसे एक कागज़ में लिखो, और तुम सभी अपनी अपनी चिट को एक डिब्बे में डाल दो। डिब्बे को बीच में रखकर उसके चारों ओर गोलाई में बैठ जाओ। अब एक एक करके आओ, उस डब्बे से एक चिट निकाल कर पढ़ो और उसके लिए कोई उपाय सुझाओ। जिस बच्चे ने सबसे ज़्यादा उपाय सुझाए वह तुम्हारी कक्षा का बीरबल होगा। ठीक है, तो ये आपको करके देखनी है अपने दोस्तों के साथ बैठकर या अपने भाई बहनों के साथ बैठकर। ठीक है, नेक्स्ट है, मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे ज़रा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? अपने उत्तर का कारण बताएं। तो ये आपको खुद सोच समझ कर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है, सींग और जौ। पहली बार में मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए और दूसरी बार में भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने ये चीज़ें खरीदी होंगी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? अपनी कल्पना से बताओ। तो ये आपको अपने बड़ों से, अपने आसपास में पूछताछ करके इन चीज़ों को क्या होता है क्या नहीं होता, या जो आपको समझ में आता है वो आप समझकर इसके बारे में आंसर देना आपको। ये क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट है बात को कहने के तरीके। नीचे कहानी से कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन बातों को तुम और किस तरह से कह सकती हो। चैन से जिंदगी चल रही थी, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मैं इसका हल निकाल देती हूँ, उनकी अपनी चालाकी रही रह गई। तो ये जो कै खे गै खे हैं, ये कुछ वाक्य दिए गए हैं और इन वाक्यों को तुम अपनी तरह से कहकर बता सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट है लोनपो काल का बेटा होशियार नहीं था। इसके बेस पर कुछ कै खे गै करके दिए हुए हैं, तो हम क्या पढ़ते हैं पहले इसका। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क होता है, किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो। इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं इसके बेस पर, जो हमने चैप्टर पढ़ा है अभी। नेक्स्ट है लड़की को तुम समझदार कहोगे या बुद्धिमान। तो समझदार मतलब जो हर चीज़ को समझ जाए अच्छे से, और बुद्धिमान जो अपने समझ से कुछ किसी कार्य को पूरा कर डाले, जो भी उसको बाधाएं आई हैं उसको अच्छे से सोच समझ कर डाले, उसको बुद्धिमान कहते हैं। नेक्स्ट है नाम दो। क्या नाम दो। कहानी में लोनपो गार के बेटे और लड़की को कोई नाम नहीं दिया गया है, सच बात है उसमें कोई नाम ही नहीं बताया दोनों का। तो नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है, यह परिचय पढ़ो और नाम मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की को कोई नाम दो। तो एक तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है कि उनको कोई नाम देना है। और तिब्बत में नाम रखे जाते हैं कुछ जो बहुत ही फेमस हैं, मोस्टली आपको ज़्यादातर ये सेम नाम हर घर में मिल जाएंगे तिब्बत में। तो आइए देखते हैं, जैसे कि नाइमा, डावा, मिगमार, लाखपा, नुखू, फू, दोजे, ये क्या है, कोई खाने की चीज़ या घूमने की जगहों के नाम? जी नहीं, ये हैं तिब्बती बच्चों के कुछ नाम। ये सारे नाम तिब्बत में शुभ माने जाते हैं। नाइमा नाम दिया जाता है रविवार को जन्म लेने वाले बच्चों को। ठीक है, रविवार को जो जन्म लेते हैं उनका नाम क्या रखा जाता है? नाइमा। नेक्स्ट है मानते हैं कि इससे बच्चे को उस दिन के देवता सूरज जैसी शक्ति मिलेगी और जब जब उसका नाम पुकारा जाएगा यह शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है सोमवार को जन्म लेने वाले बच्चों का नाम डावा रखा जाता है। यह लड़का लड़की दोनों का नाम हो सकता है, डावा किसी का भी रखा जा सकता है जो सोमवार के दिन पैदा होते हैं। नेक्स्ट है तिब्बती भाषा में डावा के दो मतलब होते हैं, सोमवार और चांद। यानी डावा चांद जैसी रोशनी फैलाएगी और अंधेरा दूर करेगी। तिब्बत में बुद्ध के स्त्री पुरुष रूपों पर भी नामकरण करते हैं, खासकर दोलमा नाम बहुत मिलता है, यह बुद्ध के स्त्री रूप तारा का ही तिब्बती नाम है। ठीक है। अब इसके बारे में एक और जनरल नॉलेज दी गई है, दुनिया की छत किसे कहा जाता है? दुनिया की छत कहा जाता है तिब्बत को, क्योंकि ये जितने भी देश हैं उन देशों में सबसे ऊंची जगह पर ये फैला हुआ है, बसा हुआ है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं, दुनिया की छत के बारे में। किसी भी लोक कथा को समझने के लिए उस इलाके की जलवायु, मतलब जल और वायु वहाँ की कैसी है, रहन सहन कैसा है, खाना पीना और संस्कृति को समझना उपयोगी होता है कि वहाँ की संस्कृति कैसे अपनाई जाती है। जिस इलाके में वह लोक कथा सुनाई जाती है, राग की रस्सी शीर्षक लोक कथा तिब्बत से संबंधित है। ठीक है, बताया था मैंने, तिब्बत से संबंधित है, जिसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो तिब्बत को दुनिया की छत कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कई बार आया है, क्योंकि यह बहुत ऊंचे पठार पर स्थित है। बहुत ऊंचे पठार पर, पठार क्या होता है? यानी कि ज़मीन से ऊपर होता है और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से थोड़ा कम होता है, तो उसको बोलते हैं पठार। ठीक है। अब है नेक्स्ट, इसमें क्या दिया है? पठार ज़मीन के ऐसे भाग को कहते हैं जो मैदान से ऊंचा और पहाड़ से नीचा होता है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया था। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का हिस्सा हैं। ठीक है। इन पहाड़ों की एक खासियत यह है कि कई रंग के हैं। जो तिब्बत में पहाड़ हैं वो कई रंग के होते हैं, जैसे कि भूरे रंग के। एक मिनट में से थोड़ा वो कर लेता हूँ बड़ा। हाँ, अब पढ़ते हैं इसको। जैसे कि भूरे रंग के, लाल रंग के, पीले रंग के, बैंगनी रंग के, गुलाबी रंग के, गेरुआ रंग के और हरे। ये इन सभी तरह के जो कलर्स होते हैं उन तरीके के आपको वहाँ पहाड़ मिल जाएंगे तिब्बत के अंदर। ठीक है। ठीक वैसे ही जैसे छोटे बच्चे अपने चित्रों में मनचाहे रंग भर देते हैं, इन पथरीले पहाड़ों में तरह तरह की मिट्टी और खनिज पदार्थ हैं। जैसे कि सूरज की बढ़ती और घटती किरणों के पड़ने से वे पहाड़ अनोखे रंगों में चमक पड़ते हैं। जब सूरज की रोशनी पड़ती है उन पहाड़ों पर तो वो उनकी किरणों से अलग अलग रंग के रंगों में चमक उठते हैं। नेक्स्ट है तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, इस वजह से यहाँ बरसात और बर्फबारी कम होती है। खुश्क मौसम में पेड़ पौधे बहुत नहीं होते हैं। तिब्बत का पूर्वी भाग ही ऐसा
ऐसा है जहाँ घने जंगल पाए जाते हैं, यानी कि पूरब की तरफ जो भी इलाका है वहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। उन जंगलों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और दुर्लभ किस्में मिलती हैं। ठीक है। तिब्बत की मिट्टी कहीं रेतीली है, कहीं लाल पीली तो कहीं काली। ठीक है। तिब्बत में लगभग 1500 झीलें हैं। ये झीलें बनती हैं पहाड़ों की बर्फ़ पिघलने से। ठीक है भाई, ये झीलें कैसे बनती हैं? जो पहाड़ों पर बर्फ़ जमी हुई है। इनमें मानसरोवर झील का बहुत नाम है। मानसरोवर झील आपने पढ़ी होगी। ठीक है। यहाँ से सांको यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। मानसरोवर झील से निकलती है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी ऊंचाई पर बसा होने के कारण तिब्बत बहुत ठंडा प्रदेश है। यहाँ की सर्दी का हाल मत पूछो, ऐसा लगता है जैसे किसी ने फ्रिज में डाल दिया और ऊपर से ठंडी, तेज़ ठंडी हवा चल रही हो। ठीक है। इसलिए वहाँ के लोग हमारी भारी भरकम गर्म कपड़े पहने रहते हैं। ठीक है, वहाँ पे भारी भरकम गर्म कपड़े पहनते हैं वहाँ के लोग। तिब्बती लोगों की घर बनाने की कारीगरी अनोखी है। यहाँ लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर हैं। इनके कई कई मंजिला घर बने होते हैं। मोस्टली ज़्यादातर किसके पाए जाते हैं? वो बहुमंजिला घर जो पाए जाते हैं लकड़ी के बने होते हैं। लेकिन अब पत्थर, मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनने लगे हैं। ठीक है, पहले नहीं होता था लेकिन अब बनने लगे हैं। खिड़कियाँ भी अधिक बनाई जाती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी घर के अंदर जा सके। ठीक है। भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी झुकी रहती हैं। ठीक है। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर है ल्हासा, जो 3650 मीटर की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह दुनिया का सबसे ऊंचा शहर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कपड़ों तथा खाने पीने के लिए यहाँ का बाजार बहुत प्रसिद्ध है। ल्हासा को तिब्बतियों का दिल माना जाता है। ल्हासा जो शहर है उसको तिब्बतियों का दिल माना जाता है। तो आज के लिए ये इतना ही चैप्टर था। आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आया होगा, लेसन। ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आप इसमें से ढूंढ के करेंगे, और अगर नहीं आए तो आप मुझे बताएं। मैं जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करवाऊंगा, इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं। बाकी आप अगर अपने सूझबूझ का प्रयोग करें तो आप इसके सारे क्वेश्चन आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बीच में पूछे गए हैं काफ़ी सारे, तो आपको खुद ढूंढने हैं और सॉल्व करके अपनी कॉपी में दिखाने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।